Assalamualaikum students. वालेकुम अस्सलाम मैम। ठीक, तो लास्ट टाइम कल जो है हम ये पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है वो ओपन होती है, जबकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स जो है वो ओपन होती है। तो यूनियन में खा फाइनाइट हो या इनफिनिट, यूनियन जो है वो एनी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इस और फाइनाइट इंटरसेक्शन होती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक रिमार्क में एग्जांपल देने लगी थी कि ये क्या है, इन 0 to above, वो जो ऊपर हमने इनफाइनाइट इंटरसेक्शन की बात की है। अबव द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन इज एसेंशियल एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। We give an example to show that an arbitrary intersection of open set need not be open। ठीक है, तो इसका मतलब कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा ओपन नहीं होती, हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन हर दफा जरूरी नहीं है। उसके लिए काउंटर एग्जांपल ये सामने आपके मौजूद है। इस तरह के और कई एग्जांपल्स बन सकती हैं। कंसिडर द इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं है, ये इन्फिनिट ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन ली गई है इस एग्जांपल में। तो इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स हैं पहले, या ओपन सेट्स हैं, किस पर हैं, आर पर। आर पर रियल लाइन पर आपको पता है जो ओपन बॉल्स होती हैं वो क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं। ठीक है ना। और आप पीछे कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। तो ये ओपन इंटरवल जो है बेसिकली ओपन सेट है, किसमें, आर में। ये लिखा हुआ है आई एन विच इज द set consisting all open intervals -1/n to 1/n where n belongs to n। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल्स का सेट है, जो कि कैसा सेट है, इनफिनिट सेट है, ऐसा ही है ना। यस मैम। ये इनफिनिट सेट है, इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, -1 1, फिर -1/2 से 1/2 ओपन इंटरवल, -1/3 से 1/3 ओपन इंटरवल, -1/4 to 1/4 एंड सो ऑन। n belongs to n, that is n approaches to infinity। अब आप देखें थोड़ी देर के लिए कि इसमें जो पहला सेट आया है वो बिगर है, सबसे बिगेस्ट टेबल के। ठीक है, दूसरा जो है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है, जो तीसरा है -1/3 से 1/3 वो दोनों में कंटेन कर रहा है। ठीक है, -1/4 से 1/4 ओपन इंटरवल जो बनेगा वो इन पहले तीनों में कंटेन करेगा। तो इस तरह से ये एक नेस्टेड सीक्वेंस बन रही है ओपन इंटरवल्स की। ठीक है, तो ईच आई एन इज एन ओपन सेट इन आर डी। क्या ख्याल है, हर आई एन जो है, मतलब I1 ले लें, I2 ले लें, I3 ले लें एंड सो ऑन, ये सारे क्या होंगे, आर में ओपन सेट्स हैं। इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, इन सब की इंटरसेक्शन आपने इस तरह से लेनी है। मतलब ये देखिए आपके पास ओपन इंटरवल्स हैं, कुछ इस तरह से बन रहे हैं। जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपके पास ये बोर्ड ओपन करते हैं, ये कुछ इस टाइप का है। एक ये ओपन इंटरवल है -1 to 1। ठीक है, फिर हो गया -1/2 से 1/2, फिर है -1/3 to 1/3। ओके, फिर हो गया -1/4 to 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये -1 है और ये पॉइंट है 1। अब आप देखिए कि जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये ओपन इंटरवल्स जो बन रहे हैं -1/n to 1/n, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ऐसा ही है ना, 0 यस को। मैम। इसका मतलब है कि जब आप इन तमाम ओपन इंटरवल कितने हैं, इन्फिनिट मैनी ओपन इंटरवल्स है ना। तो इसका इन्फिनिट मैनी ओपन इंटरवल्स क्यों है, क्योंकि n कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है, वहां इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स होते हैं n में। तो n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ये इंटरसेक्शन जो है ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरसेक्शन आ रही है इन सब की इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर सेट्स एक दूसरे में कंटेन कर रहे हो तो जो सबसे छोटा सेट होता है वो आ जाएगा ना।
यस मैम। यूनियन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा सेट होगा वो आ जाएगा, अगर जी कंटेन कर मैम। रहे हैं एक दूसरे के अंदर। तो इंटरसेक्शन में इसका मतलब जो है वो क्या आता है, एक पॉइंट आता है जस्ट, वो क्या है, जीरो। ठीक है ना। जीरो। तो इसका मतलब कि ये जो सारी आपके पास इंटरसेक्शन आ रही है, इसका मतलब कि ये जो इन सारे इन्फिनिट मैनी ओपन इंटरवल्स की जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, जीरो। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट के सिंगलटन इन यूजुअल मीट्रिक इज नॉट एन ओपन सेट, क्योंकि यूजुअल मीट्रिक के अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो क्या होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, या ओपन इंटरवल्स होते हैं, या ओपन इंटरवल्स की यूनियन होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। जी जी मैम। लेकिन सिंगलटन जो है वो यूजुअल मीट्रिक के अंडर ओपन सेट नहीं है। हाँ अलबत्ता सिंगलटन ओपन सेट्स होते हैं, लेकिन डिस्क्रीट मीट्रिक में होते हैं। यहाँ पर आपने कौन सी मीट्रिक ली हुई है, यूजुअल मीट्रिक ली हुई है। ठीक है, ओपन इंटरवल्स ऑफ आर, क्योंकि आर में अगर आप आर को लेते हैं, यूजुअल मीट्रिक लेते हैं, तो ही इसके ओपन सेट्स ओपन इंटरवल होते हैं। ये आप सीख चुके हैं। सिंस देयर इज नो ओपन बॉल सेंटर्ड एट जीरो विच इज कंटेन्ड इन दिस। ठीक है, कोई भी एक ओपन बॉल ऐसी नहीं है जिसका सेंटर जीरो हो, किसी भी रेडियस की नहीं है जो टोटली इसमें कंटेन करे, क्योंकि जीरो रेडियस तो लेना नहीं होता बॉल का। ठीक है ना, कुछ रेडियस होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर होता है, तो कोई भी बॉल ऐसी नहीं तो इसमें जो कंटेन करे। सो ओपन सेट की डेफिनेशन जो है वो वायलेट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी से always that finite intersection of open is open, but arbitrary intersection of open sets may not open। मे नॉट ओपन कहते हैं, इज नॉट ओपन नहीं कहते। कई ऐसी मैट्रिक्स स्पेसेस ऐसी बना सकते हैं जिसमें इन्फिनिट इंटरसेक्शन जो है वो भी ओपन हो सकती है। ठीक है, तो ये एक काउंटर एग्जांपल थी ताकि आपको अंदाजा हो कि ये नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस देन एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। अभी पीछे आप डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में जान चुके हैं कि जब आपने इनकी ओपन बॉल फाइंड आउट की थी तो आर को स्पेसिफिक किया था। अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ओपन बॉल पूरा स्पेस आ जाता है, अगर आर लेस देन वन या इक्वल टू वन हो तो ओपन बॉल जो है वो सिंगलटन आता है। ठीक है, अब सिंगलटन सेट्स जो है वो ओपन है, डिस्क्रीट मैट्रिक के अंदर तमाम सिंगलटन ओपन है। और पीछे कल के थ्योरम में आपने ये पढ़ा कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसका मतलब ये सारे सिंगलटन ओपन है, इनकी यूनियन करेंगे तो वो भी ओपन सेट होगी। मसलन एक सिंगलटन है एक्स, एक सिंगलटन है वाई, इनकी यूनियन कर देंगे तो वो आ जाएगा एक सेट एक्स वाई एलिमेंट, ये भी ओपन होगा डिस्क्रीट मैट्रिक के अंदर। ठीक है, और क्योंकि ये जो यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन जो है ये हर तरह की मैट्रिक के लिए है। ठीक है, सो मैट्रिक डिस्क्रीट मैट्रिक के लिए भी एप्लीकेबल होगी। इस तरह से आपके पास जितने भी सिंगलटन्स आ रहे हैं हम सबकी यूनियन करते जाएंगे तो सेट्स जनरेट होते जाएंगे, सबसेट्स जनरेट होते जाएंगे। तो कितने सबसेट्स जनरेट होंगे, ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स जो बन सकते हैं किसी स्पेस के वो सारे जनरेट हो जाते हैं। दैट इज जिसको आप पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट में सारे सबसेट्स होते हैं ना, तो ये सारे सबसेट्स आ जाएंगे और सारे ओपन होंगे। ठीक हो गया। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रूफ की भी नहीं जरूरत, प्रूफ अगर इन्होंने दिया हुआ है तो यही उसी को दिया हुआ है, ये लेके जो है हमने पीछे ओपन बॉल्स फाइंड आउट की थी। सो द थिंग यू टू रिमेंबर इज दैट every if x is a discrete matrix space then its every subset is open, every subset is open। यूजुअल मैट्रिक के अंदर देख लें ऐसा नहीं है। यूजुअल मैट्रिक अगर आर पर आप लेते हैं या यूक्लिडियन मैट्रिक किसी भी स्पेस पर आप ले लेते हैं आर टू आर थ्री आर फोर पर, उसमें ऐसा नहीं है कि हर सबसेट ओपन हो, ऐसा ही है ना। मतलब यूजुअल मैट्रिक के अंदर आप लेते हैं वन से माइनस वन से वन तक एक इंटरवल लेते हैं, वन से इसको क्लोज कर दें तो ये सेट ओपन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बेशुमार हर एक में आपको मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रीट मैट्रिक में ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट मैट्रिक में हर सेट जो है वो ओपन होता है। न्यू शेयर मैं करूंगी एक चीज, जो बुक आपके पास थी, आई थिंक मैंने आपको एक आज एक पीडीएफ सेंड की है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी अब इसके बाद जो नई दोबारा क्लास हम शुरू करेंगे मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूं, ताकि आप मॉर्निंग के साथ, मेरा ये एम है इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रही हूँ कि आपकी जो है ना मॉर्निंग के इक्वल आ जाए, वरना आपका ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है दोनों क्लासेस का।
Yes. ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन सेट्स DAB, इन्फिमम ऑफ DAB, आप शो दैट D डजंट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन द पावर सेट ऑफ X। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 आप कर चुके हैं उधर, ठीक है ना, दूसरी बुक से। इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहाँ पे आप दूसरी बुक इसलिए मैंने यूज़ की थी कि उसमें सॉल्व चीज़ें हैं और आपके सामने आ जाए। नहीं है तो प्रूफ इसलिए हमने वो बुक यूज़ की थी कि आपको प्रूफ सामने आ जाएगा कैसे प्रूफ करना है। और ये CAB ये भी हो चुकी है, डिस्क्रीट भी पढ़ चुके हैं आप। आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं किस पेज पर, 8, पेज नंबर 8 पर है, ठीक है। पेज नंबर 8 पर प्रॉब्लम्स है 1 2 3 4 5। ये आप लोगों ने करने हैं। शो दैट द रियल लाइन इज मीट्रिक किया हुआ है। x माइनस वाई स्क्वायर डिफाइंस अ मीट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपने देखना है ये करती है या नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव मैम करना ये भी है। हो गई थी। ये भी हो गई थी, अच्छा ठीक हो गया। फाइंड ऑल मैट्रिक्स ऑन अ सेट X कंसिस्टिंग 2 पॉइंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 पॉइंट। ये भी आपने करना है। आइडिया जो भी आपके जहन में आता है कीजिएगा जरूर। फिर जो क्वेश्चन ओके मुझसे मैम। आएगा जहन में वो आप मुझसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर मैम ये 5 भी कितने करने हैं? 5 करने हैं। अभी मैं बता रही हूँ 5 तक, मैं अभी आपको पहले बता रही हूँ, बाकी चीजें वही हैं जो ऑलरेडी आपने की हुई हैं। मैम इसके पहले 3 हमने किए हुए हैं, वो पहले आपने दिए थे सेकंड लेक्चर में शायद। बस ठीक है, फिर ये किए हुए हैं तो जी 4 मैम। और 5, 4 हो करेंगे। 5 देखें, लेट डी बी अ मीट्रिक ऑन एक्स, डिटरमिन ऑल कॉन्स्टेंट्स के सच दैट, डिटरमिन ऑल कॉन्स्टेंट्स के सच दैट के डी डी प्लस के इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, ये आपने देखना है, कोशिश करनी है कि अगर मीट्रिक है, डी मीट्रिक है, तो उसको उसके साथ के अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या वो मीट्रिक रहती है। ठीक है, इसी तरह से के को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या ओके वो मैम। मीट्रिक होती है। और इससे आपको के बारे में पता चलेगा, वो के कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, जो मीट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। के जस्ट स्केलर के तौर पर आप लें, कॉन्स्टेंट्स हैं के, लेकिन ये है ओके कि मैम। वो आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट डी इन 1.16 सेटिस्फाई द ट्राइंगुलर इनक्वालिटी। तो ट्राइंगुलर इनक्वालिटी जो है सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 1 पॉइंट क्या था, 1.16। ये मैं आपको बताती हूँ, ऑलरेडी आपने की हुई है। ये देखें, ये है 1.16 में सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी है, ठीक है, जिसमें सुप्रीमम के साथ कल ही हमने किया है कि इसमें ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ A is subspace of L infinity consisting of all sequences of 0 and 1, what is the induced topology। चलो ये अभी आप रहने दे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, show that another metric D on the D tilde on the set X in 1.17। 1.17 में वही है मैक्सिमम वाली जो कंटिन्यूस फंक्शंस की है, उसके लिए ये वाली मीट्रिक भी आपने प्रूफ की हुई है उस बुक में जी कि ये मैम। मीट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी 1.18 में प्रूफ करना है ये मीट्रिक है, ये भी किया हुआ है काम। तो क्वेश्चन 9 तक तो आप सारे करें। इसके बाद आपने करना है ये 12 भी किया हुआ है, ठीक है। 12 जी 13 मैम। 14, 12 13 14 देख लीजिएगा। शो दैट द नॉन एक्टिविटी ऑफ मीट्रिक फॉलोज फ्रॉम दिस। क्वेश्चन नंबर 15। तो 12 13 14 15, ठीक है, वहां से 9 तक है, इधर से 12 से 15 तक है। ये आपसे इजीली हो जाएंगे। कोई हुआ तो आप अपना जो सॉल्व आपका काम होगा ना, वो मुझे चेक करवाइएगा। अगर कहीं से नहीं हो रहा तो मैं वहीं से आपको बता दूंगी, ओके, कि क्या गलती हुई है। ठीक है ओके मैम। अब यहाँ पे फर्दर एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत एग्जांपल्स कर चुके हैं, इसलिए मैं अब इनको इनमें से निकल रही हूँ। आपका जब भी कभी फ़ारग टाइम होगा, बेशक इस सेमेस्टर के बाद भी आप इसको स्टडी करना चाहें तो इस बुक आपके पास अवेलेबल है, आप कर लीजिएगा। कौन सी बता दूँ, चले आपको एल पी स्पेस तो बता दूँ, उसका प्रूफ ना भी करें। यस, ये है स्पेस एल पी और हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस L2, ठीक है।
और इसमें होल्डर, मिन्कोव्स्की और कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वगैरह को यूज़ करते हुए इसको प्रूफ किया गया है। तो लेकिन ये आप देख लें कि ये हिल्बर्ट स्पेस, सीक्वेंस स्पेस या स्पेस एलपी ये क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह की स्पेसेस आपने पहले एल इन्फिनिटी में पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। लेट पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी अ फिक्स्ड रियल नंबर, ठीक है, 1 या 1 से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। By definition, each element in space LP is a sequence X which has terms xi1, xi2, and so on of numbers such that the terms of the sequences are summing up in this way that xi1 mod raised to the power p plus xi2 mod raised to the power p plus so on converges। ठीक है, तो क्या है सीक्वेंस की टर्म्स का, ये क्या है, एक खास टाइप का एडिशन है, यानी उनकी मॉडुलस वैल्यू का पावर p। तो अब p मतलब अगर आप L1 की बात करेंगे तो p1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे सारे मॉडुलस वैल्यू का सम। अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर p2 लिखेंगे तो xi1 mod स्क्वायर प्लस xi2 mod स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सारा सम हो जाएगा और ये कन्वर्ज करना चाहिए। 3 होगा तो इसी तरह से p3 लिख लेंगे और ये कन्वर्ज, और कोई भी रियल नंबर चूंकि हो सकता है 1.5, कोई और भी हो सकता है। सो इस सीक्वेंस में एलपी में स्पेस में जो टर्म्स हैं या इसके जो पॉइंट्स हैं वो, या इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक्चुअली वो बजाते खुद सीक्वेंसेस हैं, लेकिन ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनका इस तरह का सम जो है वो कन्वर्ज करे। पहले आपने बाउंडेड सीक्वेंसेस ली थी, एल इन्फिनिटी में क्या लिया था, उनकी मीट्रिक कुछ इसी टाइप की डिफाइन थी जैसे इक्वेशन 2 में आपको नजर आ रही है, कुछ इस टाइप की। लेकिन क्या था, वहां सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस थी। यहाँ क्या है, उनकी सीक्वेंसेस की जो ये जो सीरीज बन रही है ना, इस टाइप की सीरीज, ये कह रहे हैं कि कन्वर्ज करें। या दूसरा सूरत में अब यूं कह लें, ये जो इनइक्वालिटी 1 नजर आ रही है आपको, समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xi j mod रेज टू द पावर p लेस देन इन्फिनिटी। तो ये जो सम है ये इन्फिनिटी से लेस रहे, लेस रहे मीन कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है। तो इसमें असल में इस तरह की सारी सीक्वेंसेस हैं एलपी में, p greater than equal to 1 फिक्स्ड है, and the matrix is defined by dxy equal to summation j from 1 to infinity xij minus nu j mod power p whole raised to the power 1 over p। ठीक है, तो जो एल इन्फिनिटी में आपने पढ़ी थी उसमें क्या था, यहाँ पर 2 था ना, 2 होल पावर 1/2 ये थी ना। और जो है इसमें जो है चूंकि एल पी है तो यहाँ पी होगा, तो पी चूंकि यहाँ पर फिक्स्ड है तो पी इसके अलावा भी कोई हो सकता है। हाँ अलबत्ता अगर ये 2 हो जाता है हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस में, सीक्वेंस बोलते हैं अगर इसको, पी को 2 ले लेते हैं आप, ठीक है, तो इस वक्त p2 होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो पावर में p आ रहे हैं ना, जो कन्वर्जेस आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर 2 होगा और बाकी जो इसकी मीट्रिक है उसमें भी 2 2 आ जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन इसकी और उसकी एल इन्फिनिटी की थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, यहाँ इनकी सीरीज कन्वर्ज कर रही हैं। तो जस्ट ये फ़र्क है इसमें, ये एलपी स्पेस या हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस होते हैं और ये भी मीट्रिक स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे करती हैं इसमें आपको बता दूं, प्रूफ तो इसका लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें ये जो है ना होल्डर इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये जो होल्डर इनइक्वालिटी है ना, एक्चुअली ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपको नजर आ रहा होगा इस पेज पे, इसकी ही एक किस्म की जनरलाइजेशन फॉर्म है। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये इक्वेशन इनइक्वालिटी 11 में आपको नजर आ रही है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, प्रूफ भी कर चुके हैं। मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी भी आप प्रूफ कर चुके हैं। होल्डर इनइक्वालिटी में और कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में आप देखिए जरा डिफरेंस, ठीक है, गौर कीजिए। होल्डर इनइक्वालिटी में अगर आप p भी 2 ले लें, q भी 2 ले लें, तो वो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बन जाती है। जी मैम। ठीक है, तो इसमें होल्डर इनइक्वालिटी को और मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी ये वाली जो है, इसको इनइक्वालिटी 12, ये आप वैसे लिख लिख के ना इनको ज़बानी भी याद कर लीजिए। तो इनको यूज करते हुए इसका प्रूफ किया गया है, ये जो एलपी स्पेस है, और फिर एलपी स्पेस प्रूफ हो जाए तो हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस जो L2 तो खुद ब खुद हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल शो दैट DAB इज इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट द कन्वर्स। ठीक है, इसी तरह से ये एक क्या नाम है, एक सेट और एक पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस ये होता है, डिफाइन कर चुके हैं। इसको लेते हुए ये प्रूफ है, इसको कर लीजिएगा, नहीं तो आई थिंक मैंने किया है, हाँ करवाया है आपको, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 किया हुआ है कि ये एक्स सेट
और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस अगर ये हो तो डी एक्स बी माइनस डी वाई बी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ये आई थिंक मैंने करवा दिया, अगर नहीं करवाया अपने नोट्सों में चेक कर लीजिएगा, यानी जो दूसरी बुक में है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, हो जाएगा, बहुत ईजी है ये भी। ये जो है ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी आपने ट्राई करनी है। क्या है, इफ एक्स डी इज एनी मेट्रिक शो दैट अनदर मेट्रिक ऑन एक्स इज डिफाइंड बाय दिस। एक और मीट्रिक, अगर डी मीट्रिक है तो एक और मीट्रिक जो डी डैश है, डी टिल्टा है, जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी एक्स वाई, ये भी मीट्रिक है मीट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये जो मीट्रिक बनेगी ना डी डैश, ये बाउंडेड मीट्रिक कहलाती है। तो एक्स इज बाउंडेड इन दिस मीट्रिक। बाउंडेडनेस तो शायद आप ना कर सके, देख लेंगे, आप इसको मीट्रिक जरूर प्रूफ कीजिए, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम आ रही है। आ रही है मैम। क्या हो गया? आप लोगों की बोलती क्यों बंद हो गई है? मैम आप इतने सारे क्वेश्चन एक ही दिन दे जा रही हैं। ये सारे इजी इजी से क्वेश्चन हैं और आपको 2 छुट्टियां भी तो मिल रही हैं, और आप जरूरी नहीं है आपने इसी वीक में करने हैं, आप आराम से इसको करते रहिए, ठीक है। कोशिश करें कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर लें। ओके मैम। ठीक है मैम। शो डाटा थर्ड मीट्रिक ऑन एक्स इज डिफाइंड बाय दिस। चलें इसको रहने, आप मजीद नहीं आपको देते हैं, परेशान ना हो। अच्छा, ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स, नेबरहुड वगैरह, ये नेबरहुड नहीं पढ़ी होगी, ओपन सेट क्लोज सेट आपने पढ़ लिए हैं। ओपन बॉल क्या होती है, ये वो पहले आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ ली, यहाँ पर जस्ट उसका वो है, आप देख लीजिए। ए बी सी में, ए में ओपन बॉल की डेफिनेशन मौजूद है, बी में क्लोज्ड बॉल की डेफिनेशन है लेस देन इक्वल टू आर वाली, और सी में सफियर की डेफिनेशन है। सफियर क्या होता है, इसको आमतौर पर एस एक्स नॉट आर से डिनोट, मतलब कि एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है, जिसका सेंटर एक्स नॉट है, वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इक्वल टू आर, मीन कि जस्ट बाउंड्री पे जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ वो सर्कल आएगा। इन ऑल 3 केसेस एक्स नॉट इज सेंटर एंड आर इज रेडियस। और जो स्फीयर है देखें, एस एक्स नॉट आर, उसको आप यूं भी लिख सकते हैं बी टिल्टा, बी टिल्टा के बजाय आप ना बी बार लगा लीजिएगा, जो वैसे मैंने आपको बोला था कि क्लोज बॉल के लिए आमतौर पर बी बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो बी बार एक्स नॉट एक्स, ये क्लोज्ड बॉल है, इसमें से माइनस कर दिया एक ओपन बॉल को, जिसका वही सेंटर वही रेडियस है, ठीक है। क्लोज बॉल में से ओपन बॉल को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, स्फीयर ही बचेगा ना। जी मैम। ओपन सेट की डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली है और आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं। एक डेफिनेशन आपको करवा देती हूँ नेबरहुड की। एन ओपन बॉल बी विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस एप्सिलॉन ऑफ रेडियस एप्सिलॉन इज ऑफन कॉल्ड एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। कि ये जो आम तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो कोई भी ओपन बॉल आपने ली है, बी एक्स नॉट आर बेशक ले लें रेडियस को, तो ये जो ओपन बॉल होती है इसको आर नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट भी कह सकते हैं। असल में वो जो ओपन बॉल है उस सेंटर एक्स नॉट की, वो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द के पॉइंट्स ही आते हैं ना इसमें, बोथ साइड से। प्लेन होगा तो चारों साइड से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसको एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट भी कहते हैं, यानी उसके नेबरिंग पॉइंट्स होते हैं किसके, एक्स नॉट के बहुत इर्द गिर्द के जो पॉइंट्स हैं, किस रेडियस के, एप्सिलॉन रेडियस के। एप्सिलॉन कम ज्यादा लेंगे तो आपके पास ये नेबरहुड कम या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपन नेबरहुड है इसको, सॉरी ओपन बॉल जो है इसको ओपन नेबरहुड भी बोलते हैं एक्स नॉट की, जो भी इसका सेंटर होगा। सो बाय अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वी मीन एनी सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। तो इसके अलावा भी ये तो एक वो है ना, छोटी से छोटी नेबरहुड है। मसलन आपने एक आर में देख लें, जो ओपन इंटरवल है 0 से 1 तक, 0 से 2 तक ले लें, चलें 0 से 2 तक जो ये एक ओपन बॉल है विद सेंटर 1, ठीक है, और इसका रेडियस भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये जो ओपन बॉल है ये 1 की वन नेबरहुड ऑफ भी कहला सकती है, 1 नेबरहुड, ठीक है। सपोज आप ले लेते हैं 1 से लेके, क्या ले लें, 0 से लेके 5 ले लें, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पॉइंट क्या है, 0 से लेके 5,
4 तक चले कर लें, 0 से 4 तक इजीली। सेंटर क्या होगा इसका? ओपन 2 इंटरवल 2 हो जाएगा ना सेंटर। तो अब इसका मतलब सेंटर इसका 2 है, अब इसका रेडियस क्या है? 2 2 ही रेडियस है। तो अगर आप ले लेते हैं 1 से लेके 3 तक, अब इसका सेंटर 2 है, रेडियस क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये जो ओपन बॉल है 1 से 3 तक का एक ओपन इंटरवल, ये एक ऐसी ओपन बॉल है जो कि 2 की क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? नेबरहुड ड्रॉ करके बता दें नेबरहुड, वन नेबरहुड कहलाएगी, रेडियस। 1 नेबरहुड कहलाएगी। लेकिन इसके अलावा और जितनी भी नेबरहुड्स होंगी जो इसको कंटेन करेंगी, वो जो है, मैं आपको इस तरह से देख लेते हैं टेबल्स। जैसे सपोज आपके पास ये आ गया 1 से लेके 3 तक, ये एक ओपन नेबरहुड है, सेंटर इसका क्या है? 2 है, और रेडियस इसका क्या है? 1 है। ठीक है, अब ये एक ओपन बॉल है विद सेंटर 2 रेडियस 1, लेकिन ये ओपन बॉल जो है ये 2 की नेबरहुड कहलाएगी। क्या कौन सी नेबरहुड कहलाएगी? 1 नेबरहुड, क्योंकि इसका रेडियस 1 है। अब इसके अलावा जितनी भी बॉल्स होंगी, इसके अलावा जितनी भी सबसेट्स हैं जो इसको कंटेन करते हैं, कितने भी सबसेट जो इस बॉल को कंटेन करते होंगे, वो सारे 2 की नेबरहुड्स होंगी। मसलन जैसे अभी मैंने एक बाहर बनाया इंटरवल, एक और ले लें ये वाला, ये भी इसकी नेबरहुड होगी। इवन ये भी इसकी नेबरहुड, जरूरी नहीं है ये ओपन हो, ये जो एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, ये भी इसकी नेबरहुड होगी। किसकी? 2 की। तो इसका मतलब 2 की इन्फिनिट मैनी नेबरहुड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे छोटी नेबरहुड इसकी वो है जिसको आपने ये लिया हुआ है, इसका जिसको ओपन बॉल कहते हैं, ये ओपन नेबरहुड होती है। ये ओपन बॉल जिस सेट को बी कंटेन करेगी, जिस सेट में बी कंटेन करेगी, वो सारे सबसेट जो हैं वो 2 की क्या कहलाएंगे? नेबरहुड्स कहलाएंगे। वो सेट्स खा ओपन हो खा क्लोज हो, खा ये वाला सेट हो, ये देखो ये सबसेट है एक, ये चूंकि इसके अंदर एक ओपन नेबरहुड आ रही है, या इसके अंदर वन नेबरहुड आ रही है 2 की, लिहाजा कंटेन कर रही है इसमें, लिहाजा ये नेबरहुड होगा। तो नेबरहुड के लिए जरूरी क्या है? किसी भी पॉइंट की नेबरहुड का मतलब क्या है? any subset of the metric space is said to be the neighborhood of any point of the metric space X if there exists an open wall which is totally contained in the set। समझ आ रही बात की? तो कोई भी आप मसलन आपके पास ये एक मीट्रिक स्पेस है और ये इसका पॉइंट है, आप देखना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी नेबरहुड क्या क्या है। तो इसकी नेबरहुड होने के लिए जरूरी है कि ये इसके इर्द गिर्द जो भी कोई ओपन बॉल बन रही है, वो सारे सबसेट खा ओपन हो खा क्लोज हो, जो इसको कंटेन करते हों, वो इसकी ये भी इसका नेबरहुड होगा। इसको n1 n2 n3 n4 ये भी इसका नेबरहुड होगा। ठीक है, ये भी इसका नेबरहुड होगा, लेकिन ये इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। समझ आ रही बात की? ये जो भी मैंने लास्ट में ड्रा किया, दोबारा देखिए, यानी कि जो उस बॉल को टोटली कंटेन ना करे, मतलब ये सबसेट था, इसमें ये जो बॉल थी इस सेंटर के इस पॉइंट के इर्द गिर्द, या इसकी जो नेबरहुड थी, जो भी एप्सिलॉन नेबरहुड मैंने शुरू में आपको बताया था, एप्सिलॉन फर्स्ट, तो अगर वो कंटेन नहीं करते तो आप इसको कहते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई एक भी रेडियस की बॉल मिल जाए आपको जो किसी भी सबसेट में मौजूद है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? नेबरहुड होगा, लेकिन उसी रेडियस के अकॉर्डिंग होगा। सही है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको इंटरवल्स की फॉर्म में बताया है कि कोई भी सबसेट जो उस पॉइंट को कंटेन करे, बेसिकली इसका ये बनता है जो डेफिनेशन है। मैं आपको जो बोल रही हूँ, एनी सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट X इफ क्या हो? इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन वॉल विद सेंटर X। अगर X पर एक नेबरहुड X की लेना चाहते हैं तो हम कहेंगे X बिलोंग्स टू एन ओपन बॉल, X बिलोंग्स टू एन ओपन बॉल। अच्छा, ये जैसे क्लास खत्म होती है आप फिर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। ये सॉरी X नॉट नहीं है, X है जस्ट, और रेडियस सपोज रेडियस R लिख लें या एप्सिलॉन लिख लें ये, और ये कंटेन करे
किसी भी सबसेट को, तो जिस जिस सबसेट को भी कंटेन कर रही है ये, वो ज्यादा हो सकते हैं। ये नेबरहुड जरूरी नहीं है एक हो, ठीक है। So X belongs to B, XR, and this is totally contained in the set N. अब अगर N B ओपन हो तो हम इसको ओपन नेबरहुड बोलेंगे। जैसे कि ये 2 की एक के इर्द गिर्द ये ओपन बॉल पहली बनी थी, इसके बाद जितनी भी बॉल्स इसको कंटेन कर रही हैं वो ओपन थी, ये सारी ओपन नेबरहुड्स कहलाएंगी। 1 2 3। जो उसके बाद मैंने बनाई है वो ओपन नेबरहुड नहीं है, नहीं सॉरी, 2 ओपन नेबरहुड हैं, 3 ओपन नेबरहुड हैं, चौथी जो बनी थी वो ओपन नेबरहुड नहीं है, पांचवी जो बनाई वो भी ओपन नेबरहुड नहीं है। तो नेबरहुड के लिए ओपन होना जरूरी नहीं है, नेबरहुड कोई भी सबसेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसी सबसेट को आप नेबरहुड कह सकते हैं किसी पॉइंट की, कि उस सेट और उस पॉइंट के दरमियान एक ओपन बॉल जरूर हो। अंडरस्टैंड? मैम अगर एक साइड से क्लोज हो एक साइड से ओपन हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? नेबरहुड तो कह सकते हैं उसको, लेकिन अगर उसमें ये हो जाए ओपन बॉल कंटेन करती हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ओपन नहीं होगी है, ओपन वो बस वो ओपन नेबरहुड नहीं होगी लेकिन नेबरहुड होगी, सही है ना। मसलन कोई एग्जांपल बताएं, कोई ले लें सेंटर। मसलन मैं कहती हूँ 1 सेंटर जो है एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है एक बॉल को। अब रियल लाइन की बात कर लेते हैं, जिसका सेंटर 1 है, रेडियस हम क्या ले लें, 0.5 ले लें, चलें, ठीक है। ये इसको बिलोंग, अब ये किस किस का सबसेट हो सकता है बता सकता है कोई मुझे? ये तो इन्फिनिट मैनी सेट्स आ जाएंगे ना जिसके ये सबसेट्स हैं, ये बॉल जो है। मसलन बोलिए। ये 0.5 का लिया है ना हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 से लेके 1.5 तक की ये बॉल है, सही है। अब हर वो सेट जो इसको कंटेन करता होगा वो 1 की नेबरहुड कहलाएगा। वो सेट क्लोज भी हो सकता है, वो ओपन भी हो सकता है, वो ओपन एंड क्लोज भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? यानी कि 0 से लेके 5 तक वो भी इसकी नेबरहुड है, ठीक है। आपने 0.5 लिया था, 0 से लेके 2 तक की जो भी एक बॉल बनेगी वो भी इसमें कंटेन करता है, वो सेट में ये बॉल कंटेन करती है, वो भी इसकी नेबरहुड कहलाएगा। तो इस तरह से सो एंड सो फोर्थ, कोई सेट भी हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। तो हर वो सेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो 1 की नेबरहुड कहलाएगा, लेकिन जरूरी है वो 1 की ही हो रही है, नहीं है 1 से अलग आप मसलन आप बना लेते हैं, -1 से लेकर 0 तक का आप एक सबसेट ले लें, आप कहें कि ये 1 की नेबरहुड, ये 1 की नेबरहुड नहीं होगी, ठीक है। 1 की नेबरहुड होने के लिए जरूरी है कि उसके लेफ्ट और राइट साइड से वो पॉइंट है जो है इसके सेंटर में ही तकरीबन आ रहा हो या उसको बिलोंग कर रहा हो उस सेट को, ओके। अच्छा स्टूडेंट, मैं इसको बंद करती हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे नेबरहुड की। काफी हद तक आपको समझ आई थिंक आ चुकी होगी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। जी बिल्कुल नेबरहुड है, क्यों नहीं है, सबसे छोटी नेबरहुड है बिल्कुल। इसीलिए इसको ये पहली लाइन पढ़ें, देखें क्या लिखा है, उसको पढ़िए आप खुद, तो आपको फिर समझ आ जाएगी अच्छी तरह। तो वो जो सबसे छोटी नेबरहुड होगी वो डिपेंड किस पे करती होगी, रेडियस पे। इस वक्त रेडियस एप्सिलॉन लिया हुआ है, सो एन ओपन बॉल बी एक्स नॉट एप्सिलॉन ऑफ रेडियस एप्सिलॉन इज ऑफन कॉल्ड एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ठीक है ना। तो रेडियस पे डिपेंड करता है, अगर रेडियस छोटा जो भी है, 2 रेडियस है तो 2 नेबरहुड कहलाएगी, ठीक है। 1 रेडियस है 1 नेबर, 1.5 है 1.5 नेबरहुड कहलाएगी, 0.05 नेबरहुड कहलाएगी। तो मतलब वो सबसे छोटी होगी, लेकिन वो उसी रेडियस की सबसे छोटी होगी, ठीक हो गया ना। अगर आप रेडियस कम या ज्यादा कर देंगे तो वो उसके हिसाब से उसकी वो नेबरहुड बनेगी। अगर कम या ज्यादा वो करते हैं ना रेडियस, तो अब इस पॉइंट की इस रेडियस के रिस्पेक्ट जो है वो नेबरहुड्स बनेंगे। तो नेबरहुड का सिस्टम बताते खुद एक नेबरहुड का सिस्टम होता है।
सेकेंड पैराग्राफ देखें, वी सी डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कंटेन्स एक्स नॉट. Okay, in other words, x naught is a point of each of its neighborhoods. In other words, x naught is a point of each of its neighborhood. तो x naught एक point है, उसकी बेशुमार आप neighborhoods बन सकती हैं, डिपेंड करता है मीट्रिक पे, स्पेस पे. तो स्पेस फाइनाइट है या इन्फिनिट है या मीट्रिक कौन सी ले रहे हैं, हाल पता इसकी कई सारी नेबरहुड्स बन सकती हैं और वो ज़रूरी नहीं है सारी की सारी ओपन हो. अब वो चूंकि सबसेट्स ही होते हैं एक्स के, ठीक है ना, जो एक्स नॉट को भी कंटेन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप उस बॉल को जरूर कंटेन करते हैं, किसी रेडियस की बॉल को जरूर कंटेन करते हैं, ठीक है ना. तो वो नेबरहुड जो है वो ओपन और क्लोज दोनों हो सकती हैं, दोनों सेट्स हो सकते हैं. And if n is a neighborhood of x naught and n is a subset of m, then m is also a neighborhood of x naught. क्या ख्याल है? Yes, मैम बिल्कुल ऐसा ही है ना कि n जो है x naught की नेबरहुड है, n किसी जिस सेट को भी कंटेन करेगी, अभी मैंने जैसे आपको छोटे छोटे से वो इंटरवल बना के दिखाए थे, अब वो जिस सेट में भी होगी वो सारे के सारी नेबरहुड हो जाएंगी. We call x naught an interior point of a set m which is a subset of x where x is metric space. We call x naught any point of the space an interior point of a set m subset of x if m is a neighborhood of x naught. m अगर x naught की neighborhood है तो x naught को m का क्या कहलाएगा, x naught m का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट. समझ आ रही बात की? मैम जी मैं बात मैम. करूं? मैम अगर हम एक सेट लेते हैं जिसका रेडियस हमारे पास हम एप्सिलॉन ले रहे हैं, हमारे पास जो भी नेबरहुड होंगे उसका सेंटर तो सेम रहेगा, रेडियस मतलब इंक्रीज होता रहेगा, हम कहेंगे हमारे पास वो नेबरहुड है. जी जी जी, नेबरहुड है, बिल्कुल नेबरहुड होगा, ठीक है. अब उस नेबरहुड्स के जो पॉइंट्स है ना, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं इसके, ठीक है. तो एनी पॉइंट एक्स नॉट इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट एम इफ एम इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट. तो वही बात होगी जो मैंने कही आपको कि अगर m जो है वो पॉइंट एक्स नॉट की नेबरहुड है, नेबरहुड कब होगी, जब एक्स नॉट और इस m के दरमियान एक ओपन वॉल जरूर हो. समझ आ रही बात की? m और एक्स नॉट के दरमियान एक ओपन वॉल अगर कंटेन करती है, मौजूद है, तो हम m को x नॉट की नेबरहुड कहेंगे और x नॉट को m का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे. द इंटीरियर ऑफ m इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ m. इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख लें, हमारे पास एक सेट है -1 से 1 और दोनों तरफ से ये क्लोज है, दोनों तरफ से ये क्लोज है. क्या ये 0 की नेबरहुड है? बोलिए. जी मैम. होगी है मैम. ना, क्योंकि एक ओपन बॉल 1 रेडियस की -1 से लेके 1 तक एक ओपन इंटरवल जो है, ये एक ओपन बॉल बन रही है जिसका रेडियस 1 है, सेंटर 0 है और ये टोटली सेट में कंटेन कर रही है. और इसके अलावा अगर इससे छोटे रेडियस की भी ले सकते हैं, मसलन आप 0.5 रेडियस की भी ले लें, तब भी इधर से आ जाएगा -0.5, उधर से आ जाएगा 1.5, क्या 0.5 आ जाएगा और इधर से -0.5. ये एक ओपन बॉल है जो इस सेट में कंटेन कर रही है -1 से 1 तक. ये इसका है नेबरहुड है. अगर -1 से ओपन कर दें, 1 से क्लोज कर दें, अब भी ये 0 की क्या है, नेबरहुड है. दोनों तरफ से ओपन कर दें तब भी ये है. अब इसका इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट क्या होगा इस सेट के, ये जो एक्स नॉट है इसका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ना. एक्स नॉट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम इज द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट. नहीं समझ आई? मैम आप कह रही हैं एक्स नोट जो इंटीरियर पॉइंट है, मतलब हम एक्स नोट सेंटर ले रहे हैं यहाँ पे, जी. फिर तो वो हम जितने भी नेबरहुड जो होंगे तो वो सेम नहीं होगा सबका. क्या? मैम एक्स नोट जो हमारा इंटीरियर पॉइंट है, हाँ हाँ, मतलब कि जितने मर्जी हम उसका नेबरहुड लें वो सेम नहीं आएगा, वो तो हमारे पास सेंटर नहीं. हाँ बिल्कुल, इंटीरियर पॉइंट होगा ना उनका, वो जितनी वो भी सेम नेबरहुड आएगा होंगी वो सबका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा. सभी सेट्स का मतलब वो सेम होगा. हाँ जी बिल्कुल. अब इसको इस तरह से भी देख लें
अब वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। हर वो पॉइंट जो है वो किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है अगर वो पॉइंट किसी ओपन बॉल को बिलोंग करे और वो बॉल किसी सेट के अंदर हो, और जिस सेट के अंदर ये बॉल कंटेन करती होगी वो पॉइंट जो है वो उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। वो सारे पॉइंट्स, यहाँ पे तो इन्होंने एक सेंटर की बात की है ना, सेंटर जो है, लेकिन आप इसको दूसरे मीनिंग में भी आप इस तरह से ले लें। मैं इधर थोड़ा लिख ही देती हूँ। पढ़ लेते हैं। आप यूं कह लीजिए, पेंसिल किधर गई है। मसलन एक मीट्रिक स्पेस है आपके पास, सपोज कर लें, ठीक है, और मीट्रिक स्पेस एक्स है, सपोज कर लें कि ए उसका एक सबसेट है, और कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्स जो के बिलोंग करे किसको, ए को। अब अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि ए जो है मैंने मीट्रिक स्पेस का सबसेट कह दिया। ये जो कोई भी सेट जो ए को पॉइंट ए को बिलोंग करेगा वो उसका ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। या आप यूं कह सकते हैं एनी एलिमेंट एक्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, if there exists an open set suppose O such that x belongs to O and O is a subset of A। ये इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ इक्वल भी लगा देते हैं। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो, x का सॉरी A का हर वो पॉइंट, A का हर वो पॉइंट A का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर x और A के दरमियान एक ओपन सेट मौजूद हो, ठीक है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है x, और इंटीरियर पॉइंट्स के सेट को इंटीरियर ऑफ A बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लें, मसलन क्या कर ले, A ले लेते हैं एक सेट, एक हम सेट ले लेते हैं 0 और 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब देखना चाहते हैं इस सेट के कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। कोई बता सकता है? बोलिए। या यूं दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो सकते। इस तरह से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। थोड़ा सोचें। कंडीशन ऊपर मैंने लिख दी है, किसी भी मीट्रिक स्पेस के किसी भी सबसेट का हर वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर उस पॉइंट और उस सेट के दरमियान एक ओपन सेट बना सकें आप। और यू नो ऑलवेज याद रखें कि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। आप यहाँ पर ओपन बॉल का भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ एक ओपन बॉल हो, ओ की बजाय, क्योंकि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है, ठीक है। अब यूं देखें कि अब इस सेट ए का जो भी मैंने नीचे लिखा 0 to 1 क्लोज इंटरवल, कौन से इस सेट के पॉइंट्स ऐसे हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो इस सेट के इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते, यानी कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनके इर्द गिर्द कोई ओपन बॉल या ओपन सेट ले वो टोटली ए में कंटेन ना करे। सिर्फ 0 और 1 ही है ना, इसके अलावा कोई और है? इसके अलावा और कोई नहीं है। इसके अलावा हर पॉइंट पर, इसके अलावा हर पॉइंट पर आप एक ओपन सेट क्रिएट कर सकते हैं जो टोटली ए में कंटेन होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के अलावा तमाम पॉइंट्स ए के जो हैं वो ए के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए, ये जो ऊपर 0 छोटा सा लगा दिया जाता है, ओ लगा दिया जाता है, या इसको जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें भी यही दो नोटेशंस यूज हो रही हैं क्या, या इसको लिखा जाता है INT ऑफ x।
ए है तो ए, सॉरी, ठीक है। और ये इंटीरियर ऑफ ए आपने देख लिया क्या है, 0 और 1 के अलावा तमाम पॉइंट्स हैं। तो 0 1 के अलावा तमाम पॉइंट्स हैं, तो वो क्या हो गया, एक ऐसा सेट हो गया, 0 से 1 एक ओपन इंटरवल, ये होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी यही लिखा है कि इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एम एंड इट इज डिनोटेड बाय ए नॉट और इंटीरियर ऑफ ए, बट देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड नोटेशन। मतलब ये है कि ये कोई वो इंटरनेशनल नोटेशन नहीं है, किसी भी बुक में इसके अलावा भी इसको कोई नोटेशन देके और सारी बुक में उसी नोटेशन को यूज किया जा सकता है। It is not difficult to show that the collection of all open subsets of X, call it ta, has the following properties. तो टोपोलॉजी, ये जो मीट्रिक स्पेस में आपने पढ़ा था कि मीट्रिक स्पेस में टोपोलॉजी की जो कंडीशंस हैं वो मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। वही यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इज ओपन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इज ओपन, एम्प्टी सेट एंड एक्स आर ओपन सेट्स। तो वहाँ ये इजीली प्रूव्ड हैं और वो उसकी प्रॉपर्टीज है मीट्रिक स्पेस की, जबकि टोपोलॉजिकल स्पेस की ये कंडीशन है। सो यू कैन से दैट एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। हाँ, मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कंटिन्यूस मैप का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। कंटिन्यूस मैप या कंटिन्यूस फंक्शंस जो आपने ऑलरेडी कैलकुलस व रील एनालिसिस वगैरह में पढ़े हुए हैं, तकरीबन वही है। थोड़ा सा अगर फर्क है इसमें तो वो है कि यहाँ इसको डी के साथ डिफाइन किया जाता है, डिस्टेंस के साथ। वहाँ कैलकुलस में चूंकि आप आमतौर पर जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो सिर्फ रियल लाइन आर पर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आपके पास यूं कह लें कि वहाँ पर जो मीट्रिक स्पेस होती है वो सिर्फ यूजुअल मीट्रिक होती है आर, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शंस जो ऊपर उसके डिफाइन किए जाते हैं उनकी कंटिन्यूटी डिफाइन की जाती है। चूंकि आप फंक्शन एनालिसिस में पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के डिस्टेंसेस, ठीक है, यूजुअल के अलावा भी कई सारे आपने पढ़े, तो इसलिए इसको डी के साथ अटैच किया गया, अदरवाइज फर्क कोई खास नहीं है। आप देखिए इसको, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एंड वाई इज इक्वल टू वाई डी डेल्टा बी एनी टू मेट्रिक स्पेसिस। A mapping T from X to Y is said to be continuous at a point X naught belongs to X if for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that D, आप देखें Tx naught और Tx ये किसके एलिमेंट्स हैं? अगर T फंक्शन है X to Y तो Tx और Tx naught किसके एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक स्पेस? बोलिए। मैट्रिक स्पेस y के, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस y के लिए जो मैट्रिक है वो डी टिल्टा यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको d1 लिख सकते हैं, आप चाहे d बार कर लें, d1 कर लें, कुछ भी उसको डिफरेंट नाम दे लें। तो d इसलिए चूंकि y पर मैट्रिक डी टिल्टा है लिहाजा उस वही यूज होगी इसके एलिमेंट्स के लिए। सो क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डी टिल्टा tx नॉट tx और tx नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x whenever या which satisfying dx x naught less than delta। तो dx x naught less than delta यूं कह लें कि implies that d delta dx dx naught less than epsilon। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ ये कि आप यहाँ d यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि डिफरेंट स्पेसिस के लिए जो डिस्टेंस फंक्शन है वो डिफरेंट है, जबकि कैलकुलस में आपने सिर्फ इसको किसके साथ किस तरह से पढ़ा था कि x माइनस एक्स नॉट मॉड वेन एवर x माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन डेल्टा देन tx minus tx not mod less than epsilon, यही पढ़ा था ना। A function is said to be continuous at a point x naught if for epsilon greater than 0 there exists delta such that whenever x minus x naught mod less than, अब तो x minus x naught mod का मतलब तो वो d ही हो गया ना, x और x naught वो r के लिए था, जी मैम। ठीक है ना। और चूंकि फंक्शन आर से आर पर ही होता है, वहां पर ज्यादातर या आर का कोई सबसेट होता है या आर ही होता है, तो लिहाजा जो डोमेन और को डोमेन दोनों में आर होते हैं, इसलिए दोनों साइड पे यहाँ भी मॉड यूज किया जाता है, क्या tx माइनस tx नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि जनरलाइज्ड फॉर्म है, अपने जो मेट्रिक फंक्शंस हैं वो आम यूजुअल
मीट्रिक के ही कह लो को जनरलाइजेशन है। आप डिफरेंट स्पेसेस में आप इनके डिस्टेंसेस चेक कर चुके हैं, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग अगर एक मीट्रिक स्पेस से दूसरी मीट्रिक स्पेस पर फंक्शन होगा, उस फंक्शन को या मैपिंग होगी, उस मैपिंग और फंक्शन एक ही चीज़ है, जस्ट फर्क ये है प्योर में उसको मैप कह दिया जाता है और आम जो कैलकुलस वगैरह उसमें उसको फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, सो एनी mapping from metric space X to metric space Y is said to be continuous at a point X naught if for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that क्या d tilde tx not less than epsilon for all x satisfying this का मतलब क्या है कि अगर ये होगा तो वो होगा। समझ आ रही बात की? या यूं आप लिख देते हैं कि whenever dx x not less than delta, so this implies that d tilde tx not less than epsilon. T is said to be continuous if it is continuous at every point of x. ठीक है, तो फिगर में थोड़ा सा इसको इस तरह से, क्योंकि यहाँ कुछ बॉल का कॉन्सेप्ट है। आप देखिए जरा, dx x नॉट लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या है? इसमें वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जिनका, वो तमाम पॉइंट्स x हैं जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट x नॉट से लिया जाए। देखिए ना, कंटिन्यूस एट x नॉट कह रहे हैं ना, t is said to be continuous at x नॉट, इसका मतलब x नॉट फिक्स हो गया। इसका मतलब वो तमाम x जिनका डिस्टेंस x नॉट से लिया जाए तो वो डेल्टा से लेस रहे। ठीक है, तो डेल्टा इस वक्त क्या है? रेडियस हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा रेडियस और x नॉट सेंटर की जो बॉल बन रही है एक्चुअली वो ये है, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। ठीक है, x नॉट सेंटर है, डेल्टा रेडियस है, तो वो तमाम पॉइंट्स x जो हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे dx x नॉट लेस देन डेल्टा, वो इस बॉल में आ जाएंगे। और वो तमाम tx जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट tx नॉट से लिया जाए अंडर द मीट्रिक d टिल्डा दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, वो इस बॉल में आ जाएंगे। तो x का अंडर फंक्शन t इमेज tx होगा, x नॉट का tx नॉट होगा, एप्सिलॉन इसका रेडियस है। ठीक है, तो ये तमाम tx जो है वो इस बॉल में आएंगे जिसका रेडियस एप्सिलॉन और सेंटर tx नॉट है। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। मैडम इमेज वही है तकरीबन जी। मैम हमारे पास हम ले रहे हैं कि सेंटर से मतलब उसकी बाउंड्री तक वो अगर हम ले रहे हैं एप्सिलॉन या डेल्टा ले रहे हैं, तो उसका तो कोई भी पॉइंट उसका तो ऑब्वियसली मैडम कम ही होगा हमारे पास, क्योंकि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर से बाउंड्री तक हमारे पास एप्सिलॉन है। हाँ हाँ, तो कोई भी पॉइंट हमारे पास हम लेंगे वो तो उसका तो कम ही होगा ऑब्वियसली, इसका मतलब वो होल्ड करेगा। हाँ हाँ करेगा, लेकिन वो उसके लिए ऊपर यही नहीं है कंडीशन, कंडीशन ऊपर है। कंडीशन देखें ऊपर है, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी हर इस सेंटर सॉरी रेडियस के लिए, हर इस रेडियस एप्सिलॉन के लिए ये रेडियस डेल्टा मिल जाए तो देखो, आपने देखा है डिसकंटिन्यूस फंक्शन में ऐसा नहीं होता, हर एप्सिलॉन के लिए हर डेल्टा आपको नहीं मिलता, इसलिए तो फंक्शन वो डिसकंटिन्यूस होता है ना। इधर आप कितना छोटा सा डेल्टा लेते हैं और सॉरी इधर आप छोटा सा एक एप्सिलॉन लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां डेल्टा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहता। ठीक है ना, तो कंडीशन ये नहीं है, ये तो कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है असल में? कंडीशन ये है कंटिन्यूटी के लिए, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट whenever distance between x and x naught less than delta, then this implies that distance between tx and tx naught less than epsilon under the distance function defined on y। तो ये तो जस्ट उसका एक फिगर, आप वो जो ऊपर आपने चीज पढ़ी उसका फिगर जस्ट बना दी है, ये कंडीशन नहीं है एप्सिलॉन डेल्टा। ये जो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर तो लाजमी आएगा, उसके अंदर तो आएगा ही। कंडीशन हमने लगाई ही ये है कि जब कभी भी एक्स और एक्स नॉट का डिस्टेंस लें और वो खास वो जो चूज किया होगा डेल्टा आप कर लेते हैं, अगर होता है व्हेन एवर ये होता है, देन आपको लाजमी जो है वो टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन मिले। तो बाकी ये तो जस्ट उसकी फिगर है, कंडीशन तो एप्सिलॉन और डेल्टा पर है, जो आम आप कैलकुलस में अपने पढ़ी हुई है वही है। सिर्फ फर्क इसमें और उसमें क्या है, मैं आपको शुरू में जो बताइए, फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर आप सिर्फ चूंकि आर पर स्टडी कर रहे थे तो इसलिए आर की मीट्रिक यूज करते थे, क्या जो यूजुअल आपने पढ़ी हुई है मीट्रिक x माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डेट
tx माइनस tx नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन, अब ये यूज करते रहे हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ आर मीट्रिक थी। लेकिन जैसे ही मीट्रिक चेंज होगी, मसलन कंटिन्यूस फंक्शंस की मीट्रिक आएगी और एक आ जाती है एल इन्फिनिटी वाली मीट्रिक हो जाती है, मसलन एक्स CAB है और y जो है वो L इन्फिनिटी है। अब इन दोनों मीट्रिक स्पेसेस के पर जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ज़ाहिर D जो है वो किसकी मीट्रिक है, कंटिन्यूस फंक्शन की मैक्सिमम वाली होगी। D टिल्टा जो है वो क्या है, L इन्फिनिटी वाली है ना, तो सुप्रीमो वाली मीट्रिक होगी जो L इन्फिनिटी पर डिफाइंड है। ये वो उसके अंडर अगर ऐसा होता है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। जी मैम। क्लियर हुआ पॉइंट? जी मैम। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये जो नीचे जो फिगर बनाई है ना, ये देखिए अभी फिगर में क्या है, इनइक्वालिटीज इन डेफिनेशन 1.13, ये वो है जो R2 के लिए है। इन द केस ऑफ यूक्लिडियन प्लेन्स, जब x इज इक्वल टू R2 हो जाए और y भी R2 हो जाए, तो आपको पता है R2 में यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस के अंडर जो ओपन बॉल बनी थी वो ओपन सर्कल बना था, तो ओपन वो क्या थी, ओपन डिस्क बनी थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर x भी R2 ले लेते हैं, y भी R2 ले लेते हैं, तो इन दोनों की जो ओपन बॉल्स होंगी वो ओपन डिस्क होंगी। तो एक ओपन डिस्क से दूसरी ओपन डिस्क तक फंक्शन जो अगर आप डिफाइन कर सकते हैं तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ओपन बॉल से ओपन बॉल तक। या यूं समझ ले आप, टोपोलॉजी में आपने जो कंटिन्यूस फंक्शन की या कंटिन्यूस मैप की डेफिनेशन पढ़ी होगी वो आपने यही पढ़ी होगी, अ फंक्शन इज मैपिंग इज सेड टू बी कंटिन्यूस फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस x टू टोपोलॉजिकल स्पेस y इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन। क्या पढ़ा, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन। तो यहाँ भी देखे कॉन्सेप्ट वही है, ये अगर ओपन है, ओपन बॉल है यूक्लिडियन मीट्रिक में, एक ओपन डिस्क है, तो इसका इनवर्स इमेज भी ओपन ही है। ये कंडीशन है कि व्हेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन के इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, टोपोलॉजी में भी इससे हट के डेफिनेशन नहीं है। मतलब ये कि कैलकुलस की डेफिनेशंस हो गई, मैट्रिक्स स्पेस में हो गई, टोपोलॉजिकल स्पेस में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन वही है, सिर्फ थोड़ा सा नोटेशंस का रद्द-बदल आपको नजर आएगा, अदर बेसिक आइडिया वही है कंटिन्यूस फंक्शन का, ठीक है जी मैम। तो ये जो फिगर बनी हुई है इससे कंफ्यूज ना हो, ये फिगर असल में बनाई हुई है R2 से। R2 पर अगर कोई मैप डिफाइन है तो उसकी ओपन बॉल R2 की ओपन बॉल को पर ही मैप करे, और तमाम ओपन बॉल्स अगर ओपन बॉल्स पर ही मैप होती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है। और ये कब होंगी, ओपन बॉल्स पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। देखिए ना, अगर आप देखिए, इसलिए मैं आपको तवज्जो दिला रही थी, dx x नॉट लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या है, ये कब होगा, इसका मतलब ये एक ऐसी ओपन बॉल है, इसमें वो तमाम पॉइंट्स x हैं जिनका सेंटर x नॉट है, रेडियस डेल्टा है, ऐसा ही है ना। जी मैम बिल्कुल। सिमिलरली ये d टिल्टा dx नॉट वाली। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए, थ्योरम है कंटिन्यूस मैप, ये कह लीजिए वो है, वो ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है कंटिन्यूस फंक्शन की, इसमें मैट्रिक स्पेसेस में। यहाँ पर इसका एक वो क्या उसको बोलते हैं, एक क्राइटेरिया आ जाता है जिसको टोपोलॉजिकल स्पेस में एज अ डेफिनेशन बनाया गया है। वो क्या है, देखिए, अ मैपिंग T ऑफ अ मैट्रिक स्पेस X इनटू अ मैट्रिक स्पेस Y is continuous if and only if the inverse image of any open set of Y is an open set of X। देखिए ये वही डेफिनेशन बन गई ना, ठीक है। यहाँ ये क्राइटेरिया थ्योरम है, किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए आप प्रूफ कर दें कि उसका इन्वर्स इमेज का ओपन सेट का इन्वर्स इमेज जो है वो ओपन है। तो टोपोलॉजी में भी आपने यही डेफिनेशन पढ़ी, इसका प्रूफ भी यहाँ है बाकायदा, तो हमारा कोई इतना कंसर्न नहीं है इसके इस पर। मैम बस कर दें। मैम बस करें काइंडली। बस ना करवाएं प्लीज। ये नहीं है कि मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे स्टूडेंट्स जान लें कि मैं ये इवनिंग की जो क्लास पढ़ाती हूँ तो मैं इसके अलहदा से कुछ चार्जेस मुझे मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे मॉर्निंग का ही क्रेडिट है, मॉर्निंग में जो मेरे जितने क्रेडिट आवर्स होते हैं ये उसी में ही कंसिडर किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने वो जो पेमेंट अलहदा से बनाने के लिए आपकी क्लास पे ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ। मेरा जस्ट कंसर्न ये है कि पता नहीं वजह क्या हुई है, शायद आपकी क्लास में मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ या आपकी क्वेश्चनिंग होती है तो मेरा टाइम उस पर ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से आपके मॉर्निंग में की निस्बत आप थोड़ा सा पीछे हैं,
ठीक है, मॉर्निंग में भी अभी 8 लेक्चर हुए हैं, आपका भी ये 8वां लेक्चर ही जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी थोड़ा सा आगे हैं, काफ़ी तो नहीं, मतलब जितना मैं मज़ीद आज आपको पढ़ाना चाहती थी वो उतना आगे हैं आपसे, तो मैं चाह रही थी कि आप उनके साथ हो जाएं, तो अदरवाइज और कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसमें 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। मैं वो PDF ओपन करती हूँ। जी, ये एक 3 से 4 पेजेस की एक PDF मैंने सेंड की है आपके ग्रुप में। इसको देख लीजिए, इसके 1-2 सफ़े जितने हमसे पढ़े जाते हैं पढ़ लेते हैं 10 मिनट में। सीक्वेंसेस मैट्रिक्स स्पेसेस ऑलरेडी आप जान चुके हैं क्या है, आपको पता ही होता है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस ऑफ फंक्शन f फ्रॉम n टू, यहाँ पे ना लिखा हुआ है r, ये गलत है। ओके, ये क्या है, क्रॉस है। यहाँ पे क्या लिखना है आपने, x, क्या लिखेंगे, x, क्योंकि हर मैट्रिक स्पेस जरूरी नहीं है आर ही हो, कई तरह की मैट्रिक हैं, लिहाजा इसको जनरली एक्स लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। वैसे तो रियल सीक्वेंसेस अगर होंगी तो ये इसकी डोमेन कोड डोमेन जो है वो आर ही होगी, लेकिन ये कुछ और भी हो सकती हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एक्स इज कॉल्ड सीक्वेंस इन एक्स, इसलिए एक्स में सीक्वेंस कहलाएगी अगर ये इसकी कोड डोमेन एक्स होगी। सही है। सो एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/3। ये एक सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स x1 x2 x3 आप इजीली जानते हैं क्या होती हैं। द सीक्वेंस f इज यूजुअली डिनोटेड बाय इट्स रेंज एंड इज रिटन एज xn। तो आमतौर पर इसको इसकी रेंज से, किसी भी सीक्वेंस उसकी रेंज से ही डिनोट किया जाता है, यानी f(1), f(2), f(3), और इसको अपनी आसानी के लिए शुरू में जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था सीक्वेंसेस के लिए टर्म, इसको x1 x2 x3 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, x1 का मतलब f(1), x2 का मतलब f(2) एंड सो ऑन सो फोर्थ। The sequence f is usually denoted by its range and is written as xn is equal to x1, x2, so on. The elements x1, so on are called terms or points of sequence. If the range set of a sequence xn is finite, then the sequence is called finite sequence. Otherwise, infinite sequence. अब आपको सिर्फ ये सिखाऊंगी कि सीक्वेंस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट जब होती है तो उसकी कंडीशन क्या है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो मतलब क्या, किसी खास पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती है। कन्वर्जेंट कब नहीं होती, जब वो जैसे जैसे सीक्वेंस प्रोग्रेस करती है ना, वो अगर किसी खास पॉइंट की तरफ जा रही होगी, यस, जैसे जैसे सीक्वेंस जो है प्रोग्रेस करती है, अगर वो किसी खास पॉइंट की तरफ जा रही होगी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, खास पॉइंट की तरफ नहीं जा रही, बढ़ती जा रही है तो इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। वही कॉन्सेप्ट है। अ सीक्वेंस xn इन मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस के जस्ट ms मैंने लिखा है, xd इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, और क्या कहते हैं, कन्वर्जेस टू पॉइंट x of x if for epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught belongs to n such that d xn x less than epsilon for all n greater equal to n naught. ठीक है, a sequence in metric space is said to be convergent if for epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that distance between xn and x is less than epsilon for all n greater equal to n naught. अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब क्या है कि for all n greater equal to n naught xn belongs to open ball with center x and radius epsilon. ठीक है, तो देखें ये जो कंडीशन क्या है, सच डेट के बाद डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी एक्स नॉट हैं, एक्स एन हैं, सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं एक्स एन, खास पॉइंट के बाद ये एक्स के बहुत करीब हो जाती हैं। बहुत करीब हो जाती हैं तो मतलब क्या है कि इन टर्म्स का डिस्टेंस एक्स से लिया जाए, जो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, डिस्टेंस लिया जाए तो वो एप्सिलॉन से लेस रहेगा। ठीक है, लेस हो जाएगा तभी हम कहेंगे उसको कन्वर्ज कर रही है। और उस सूरत में क्या होता है कि उस खास पॉइंट के बाद ये जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हैं एक्स एन, ये किसको बिलोंग करेंगी, ओपन वॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन। देखिए कंडीशन यही हमें बता रही है। सो हियर एक्स इज फिक्स्ड, क्योंकि ये कन्वर्जिंग पॉइंट है, एप्सिलॉन चेंज होगा, और एन नॉट भी फिक्स नहीं है। एन नॉट डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, कि आप कितना एप्सिलॉन लेते हैं उसके रिस्पेक्ट आपको एन नॉट मिल जाएगा। हम एग्जांपल भी कर लेंगे आपको ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, वी राइट एक्स एन अप्रोचेस टू, ये जो एरो लगाते हैं
एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देन ये एरो लगा के एक नीचे मैंने जो पहली लाइन लिखी लास्ट वाली या पहले लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, ये लिखते हैं। अगर ऐसा हो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट को, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो क्या लिखते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स। या दूसरी सूरत में इसको क्या लिखते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऊपर ये लिखा है डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन और यहाँ लिख दिया डी एक्स एन एक्स इक्वल टू 0, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? तो इसमें और उसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि बहुत ही सीक्वेंस जब प्रोग्रेस हो गई बहुत आगे जाके जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वहाँ कहीं जाके आप उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं कि उस खास पॉइंट और टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के दरमियान डिस्टेंस क्या है। अगर डिस्टेंस 0 है या 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है उसी पॉइंट को, अगर डिस्टेंस 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स मैंने कुछ लिखी x1 x2 x3 x4 x7। ये देखें x7 के बाद जितनी भी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हैं वो इस ओपन वॉल के अंदर आएंगी, जिसका सेंटर ये लिखा हुआ है, नाम तो नहीं मैंने लिखा, x सपोज कर लेंगे, सेंटर पे जो पॉइंट है ये x है। तो x8 x9 x10 एंड सो ऑन, बाकी सारी जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो इस ओपन वॉल के अंदर आ जाएंगी जिसका सेंटर x है और रेडियस स्मॉल, यहाँ पे सपोज कोई भी लिया हुआ है, मतलब सपोज कर लें ये रेडियस 0.5 है। ठीक है, अगर आप इस रेडियस को बढ़ा देते हैं, रेडियस सपोज 1 कर लेते हैं, तो इसका मतलब x6 के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, यानी पहले x8 x9 थी, अब x7 भी इसके अंदर आ जाएगी। इसी रेडियस को थोड़ा और बढ़ा लें, मतलब आपने 1 2 कर लिया इसको, तो अब x5 और उसके ऑनवर्ड सारी टर्म्स जो है वो इस बॉल में आ जाएंगी। तो रेडियस अगर बढ़ाएंगे तो पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, रेडियस कम करेंगे तो सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो कन्वर्जिंग पॉइंट के ज़्यादा करीब होंगी। मसलन 0.5 लिया था तो देखिए और ज़्यादा कम आए थे उसमें, लेकिन और ज़्यादा कम कर ले 0.01 कर लें तो इसके अलावा मे बी उसमें और मसलन वो थोड़ी से नंबर्स आएंगे सीक्वेंस के। बस ये वाला पेज मैं करूंगी, इसके बाद क्लोज कर देते हैं। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड एंड इट्स लिमिट इज यूनिक। क्या है कि सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है, ठीक है, और इसकी लिमिट यूनिक होती है, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस को आमतौर पर लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ऊपर मैंने लिखा है, आपको प्रेजेंटेशन दी है। A convergent sequence in a metric space is bounded and its limit is unique। ये थ्योरम है जो आपने याद रखना है, ये प्रूफ है लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे। रिमार्क है a bounded sequence need not be convergent। मतलब क्या है कि convergent sequence is always bounded but its converse is not true। converse true नहीं है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास, एक सीक्वेंस है xn जिसके टर्म्स है -1 रेज़ टू द पावर n। अब इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म्स होंगी? सिर्फ -1 और 1, ऐसा ही है ना, n की डिफरेंट वैल्यू लें तो इसमें जस्ट -1 आएंगे और 1 आएंगे, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है, इसकी लोएस्ट या इन्फीमम जो है -1 है, इसकी सुप्रीमम 1 है, तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि किसी खास नंबर को, किसी खास पॉइंट को ये कन्वर्ज नहीं कर रही, ख्वाह आप n कितना भी बढ़ा लें। सही है, सो कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। कितना टाइम हमारे पास? 2 मिनट है। अब मुझे इजाज़त दें कि अगर आप चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2 मिनट से तो ज़्यादा लगेंगे एक्सप्लेन करते हुए। मैम नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, 3-4 मिनट हो सकता है लग जाए। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, और जो काम मिला है वो करें, जो हमने क्लास में काम किया है इसको रिवाइज ज़रूर करें साथ साथ, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, एक दूसरे के साथ डिस्कशन ज़रूर कीजिए, ठीक है, मेरे से डिस्कशन करने से पहले भी एक दूसरे के साथ क्लास में ज़रूर आप एक दूसरे से पूछा करें, चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें, ठीक है, और बुक स्टडी किया करें, जस्ट मेरे नोट्सों पे ना रहें। सही है, अल्लाह हाफिज़।